आज के इस खास वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त। दोस्तों, आज एक ऐसी सक्सेस स्टोरी लेकर मैं हाजिर हुआ हूं जिसका आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये सक्सेस स्टोरी है एक ऐसे रेलवे ट्रैकमैन की जो बहुत ही कठिन परिस्थिति में जॉब कर रहे थे और उस जॉब को करते हुए एक एग्जाम आता है एसएससी सीजीएल का, इन्होंने क्रैक किया है और उस एसएससी सीजीएल के तहत इनको जॉब लगी है सीएसएस में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। मतलब एक अच्छा पोस्ट, एक अच्छा ओहदा जो रेलवे ट्रैकमैन से सीधा ऑफिसर बना देती है। और ये उससे भी अच्छी बात है कि ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, 2 महीने की सैलरी भी इन्होंने उठा लिया है। एसएससी 2018 बैच से जो सक्सेसफुल है आशीष शाह जी, आशीष शाह जी के पास सीधे चलते हैं और जानते हैं उनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो कैसे कैसे जो है वो यहाँ तक पहुंचे हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आगाज योर जर्नी आपका स्वागत करता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने इस चैनल पे मौका देने के लिए, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। जी थैंक यू। आशीष जी, आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आप कहाँ के रहने वाले हैं, घर में कौन कौन है, पापा क्या करते हैं, एक छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। जी सर, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के में पटना से 100 किलोमीटर लगभग दूरी है दरभंगा। दरभंगा में मनीगाछी प्रखंड के छोटे सा गांव बाजितपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरे जो फैमिली जहाँ तक बात है, फैमिली में मम्मी पापा और मेरे 2 छोटे भाई हैं और दोनों मतलब वही पढ़ाई के ही फेज में है। मैं स्टडी कर रहे हैं, दोनों ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और पापा का जहाँ तक बात है तो वो खेती भी करते हैं और अपना छोटा सा दुकान है किराने का, वो भी साथ साथ चलता है। यही मतलब है। और बाकी जहाँ तक मेरी जो बैकग्राउंड का बात है, मैंने 10th अपना गाँव से किया, हिंदी मीडियम से, बिहार बोर्ड से। और उसके बाद मैं अपने जो गाँव से फिर शहर आया, जहाँ जो कि दरभंगा, और वहाँ पे मैंने साइंस स्ट्रीम से इंटरमीडिएट किया और फिर ग्रेजुएशन भी साइंस स्ट्रीम से ही किया। और उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की रेलवे एसएससी। जनरली लोग वहाँ कर रहे थे, वही मैं भी किया। और ये लकी रहा, थोड़ा सिलेक्शन जल्दी हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हुआ मेरा, ग्रुप डी में भी, रेलवे में भी और यहाँ पे एसएससी में भी। और आगे कैसे मैंने एग्जाम क्रैक किया, कैसे मैंने तैयारी किया, उसके बारे में सारा जो रहा है सब बताऊंगा वीडियो में। जी, तो ये रेलवे ट्रैकमैन वाला जो जॉब है वो कौन से साल में आप पास किए थे? ये सर 18 में ही, दोनों एग्जाम 18 में ही हुआ था ये ग्रुप डी का। और ये मतलब दोनों फॉर्म मैंने 18 में ही भरा था, जो सीजीएल का फॉर्म था और ग्रुप डी का फॉर्म था, दोनों 18 में ही भरा था। लेकिन उस टाइम एसएससी पे केस चल रहा था 17 वाला, तो इसके वजह से एग्जाम 18 में कोई एग्जाम हुआ नहीं था एसएससी का। और उसके वजह से जो एसएससी सीजीएल का जो प्री हुआ था, जो होना चाहिए अगस्त 18 में, वो जाके हुआ था जून 19 में। और इसी वजह से उस टाइम जो रेलवे पे थोड़ा ज्यादा जोर सब लोग दिए थे कि कोई भी जॉब हो जाए, क्योंकि हम लोग के सर बिहार में ये मेंटेलिटी रहती है कि स्टार्टिंग में कोई भी जॉब एक हो जाए, कोई भी एक जॉब हो जाए, फिर आगे अपना देखा जाएगा। और ये तो मतलब पता भी नहीं रहता है कि ट्रैकमैन क्या है, कौन सा जॉब, कौन सा पोस्ट मिलेगा, जो फॉर्म आया भर दो, ये रहता है माइंड में। उस टाइम यही आया कि मतलब चलो एसएससी पे अभी कोई ठीक नहीं है, अपना कोई एक जो हो जाए। इसीलिए उस टाइम ये जॉब 18 में ही एग्जाम हुआ था इसका, रेलवे का एग्जाम टाइम पे हो गया था, तो इसी का एग्जाम पहले दिया, ज्वाइनिंग इसकी पहले हो गई थी, तो ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन फैमिली में सब बोले कि ये फर्स्ट जॉब है, ज्वाइन कर लो, आगे अपना तैयारी करते रहना, तो ज्वाइन कर लिया बस। कहाँ पर आपका पोस्टिंग कहाँ पर मिला था रेलवे में? पोस्टिंग सर मेरा पटना जोन ही था और ये मेरी पोस्टिंग थी वेस्ट चंपारण, नरकटियागंज। अच्छा, वेस्ट चंपारण में। ठीक है, कितने एक साल से आप जॉब कर रहे हैं, मतलब कर रहे थे? नहीं सर, वहाँ मैंने ज्वाइन किया था और ये मैंने 1 मंथ ही वहाँ जॉब किया था। उसके बाद मतलब सर मेरी ज्वाइनिंग मेरी बहुत गलत टाइमिंग पर हुई थी, क्योंकि मेरा प्री का मतलब एग्जाम मैंने दे दिया था सीजीएल का जून में, और मेरी ज्वाइनिंग आई थी इसकी अगस्त में। अच्छा, अगस्त में ज्वाइनिंग आई थी और सितंबर में सर इसका मेरा मेंस था सीजीएल का। हाँ हाँ, सितंबर में मेंस था, लेकिन ज्वाइन घर वालों को जो इतना ये था कि ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लिया मैंने। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि मतलब पढ़ नहीं पा रहा हूँ थोड़ा सा भी, पूरा दिन मतलब बीत जाता था घूमते फिरते पटरी पे। तो बहुत मतलब ये टफ जॉब है, जो ट्रैकमैन होंगे जानते होंगे, बहुत ही टफ जॉब है रेलवे का ये।
तो उसमें मतलब लग रहा था कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। सोचा था कि शाम को थोड़ा सा मॉक टेस्ट कम से कम देना ज़रूरी है मेंस के लिए, तो वो भी नहीं हो पा रहा था। तो सोचा कि अब क्या, लास्ट टाइम में फिर वहाँ से जैसे ही मेंस लगभग 11, 12, 13 को मेंस था शायद, 11, 12, 13 को मेंस था, 18, 19, 18 वाला मेंस। तो मैं 10, 9 या 10 तारीख को वहाँ से मैं भाग आया। जॉब से मैं घर आ गया और मेंस दिया, बिना तैयारी का मेंस दिया था मैंने। तो मेंस बहुत गड़बड़ भी गया मेरा। जब सीजीएल की मैं जर्नी शेयर करूँ बताऊंगा, उसमें सारा बताऊंगा सीजीएल के बारे में, कैसे मेरा सीजीएल जी हुआ था। जी जी। यही था। उसके बाद सीजीएल में लग गया सर। हाँ, बस 1 महीना ही मैंने जॉब किया था वो। 1 महीना ही किया था क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, बहुत हार्ड जॉब था, इसलिए आपने उसको छोड़ दिया। हाँ, ज्वाइन करने का सर मोटिव मेरा यही था कि साथ-साथ मैं पढ़ाई कर सकूँ। साथ में हम्म अगर मुझे टाइम मिले शाम को तो पढ़ सकूँ, लेकिन वहाँ लग रहा था कि शाम को आते ही इतना एग्ज़ॉस्ट हो जाता था बॉडी, कि हम्म पढ़ना मुश्किल लग रहा था। तो लग रहा था जी। कि जो सपना देखा हूँ शुरू से कि अफ़सर बनना है, ये होना है, वो सब टूट रहा था वहाँ पे। तो हम्म। फाइनली एक मतलब टफ डिसीजन था उस टाइम जॉब पर जाना, जॉब ज्वाइन करने के बाद, लेकिन फाइनली लेना पड़ा। और उसी की हम्म वजह, वही डिसीजन की वजह से सर आज मैं यहाँ पे हूँ, जॉब कर रहा हम्म। हूँ दिल्ली में। हाँ, कुछ बड़ा अगर अचीव करना होता है दोस्तों, तो आपको छोटी मोटी कुर्बानी तो देनी पड़ती है, और बड़ा लंबी छलांग लगानी है तो एक कदम पीछे जाना पड़ता है। तो ये कहावत है जो कि आशीष जी के लिए चरितार्थ होती है। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सीजीएल की जर्नी, कि जो आपने 2018 का प्रीलिम्स दिया था, तो प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की थी, चारों सेक्शन के बारे में एक एक करके बताइए। सर जैसे जो मतलब ग्रेजुएशन में जब आदमी रहता है तभी सोच लेता है क्या करना है, जनरली लोग सोच लेते हैं। और उस टाइम जो शायद ये सीएचएसएल का, एमटीएस का, ये सब फॉर्म ही भरना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मेरा ऐसा रहा है कि मतलब ग्रेजुएशन तक कोई ये नहीं रहा है कि कंपटीशन करना है, जॉब लेना है, ऐसा मन में बिल्कुल था ही नहीं। और मैं जब दरभंगा में टीचिंग करता था, होम टीचर, होम ट्यूशन, और स्कूल में पढ़ाता था। हम्म तो ये अंदर से ये भी फीलिंग था, चलो पैसा तो आ ही रहा है, एक कंफर्ट जोन में था। हाँ, लेकिन उसके बाद जब ग्रेजुएशन हो गया तो मैंने सोचा कि अब कुछ दिन घर पे जाते हैं, घर पे रहते हैं। घर गया, वहाँ पे तो घर की जो सिचुएशन मैंने देखी, पापा भर दिन मेहनत कर रहे हैं दुकान पे, खेत जा रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, भाई लोग भी लगा हुआ है। तो मुझे ऐसे एक फील आता है ना कि कोई काम का नहीं है, निकम्मा है। इस टाइप पता लगा कि अरे इतना पढ़ लिखने के बाद भी मतलब बताओ। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अगर इतना पढ़ा लिखा हूँ, जॉब लेना जरूरी है। वहाँ से फिर मैं दरभंगा आया। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने सोचा कि हम्म, देखा वहाँ पे लड़कों को तैयारी करते हुए सब रेलवे फोकस थे, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स थे रेलवे फोकस थे वहाँ पे। और मैंने भी देखा सब रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चलो फॉर्म भर देते हैं, तैयारी स्टार्ट किया मैंने रेलवे का। उस टाइम तो मुझे पता नहीं था एसएससी सीजीएल क्या होता है। और ये सर बात है 2017 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, 2018 की बात है ये, 18 जनवरी फरवरी की बात। हम्म। उसके बाद मुझे लगा कि तैयारी कर रहे हैं लेकिन टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, टेस्ट देना जरूरी है। तो टेस्ट देने के लिए मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जो कि ऑल ओवर इंडिया में महिंद्रा का ब्रांच है। वही महिंद्रा इंस्टीट्यूट था, उसको ज्वाइन किया मैंने। वहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टेस्ट होते थे। वहाँ मैंने पता किया कि रेलवे का कोई बैच है। उस टीचर लोग ने बताया कि नहीं, रेलवे का कोई बैच नहीं, एसएससी का बैच चलता है यहाँ पे। तुम एसएससी की तैयारी कर लो तो रेलवे का भी तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, चलिए एसएससी के बैच में ही ज्वाइन करा दीजिए मुझे। उसके बाद मैंने वहाँ पे क्लास किया 10-15 दिन। लेकिन क्लास से मुझे इतना फायदा लगा नहीं, क्योंकि क्लास में सब हो मतलब बच्चे लोग भी आते थे, हाँ यही करके अपना, ज्यादा कुछ ये लगा नहीं कुछ। मुझे लगा कि नहीं, मैं टेस्ट देने के लिए ज्वाइन किया हूँ, मैं टेस्ट ही दूंगा बस। जो तैयारी करना मैं खुद से कर लूंगा। और बिल्कुल। यूट्यूब पे जो कंटेंट था उससे, और जो क्विज करते थे लड़का लोग उससे। जी। उसके बाद मुझे पता चला कि इसमें मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, जीके आती है। ये 4 सेक्शन जो कि मतलब चारों को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं डर से टेस्ट नहीं देता था सर कि मुझे टेस्ट में नंबर कम आ जाएंगे वहाँ हम्म पे। और तो एक टीचर जो मतलब वहाँ पे क्या होता था कि जो टॉप करता था टेस्ट में तो प्राइज मिलता था। हम्म। प्राइज मिलता था, 40 रुपीज का पेन मिलता था। तो प्राइज होता है, चाहे वो 1 रुपया का हो। तो वहाँ पे क्लास में उस बंदे को खड़ा करके मतलब खड़ा कर दिया जाता था और बताया जाता था सबके सामने कि देखिए आप ही की तरह है ये, आप ही की तरह 2 हाथ है, इसके भी 2 पैर है, और ये टॉप कर रहा है आपके सामने। तो सबसे पहले कंपटीशन तो आपका इससे है, तो उसके बाद दुनिया वालों से है। हम्म। तो मैंने कहा सर अभी तो मेरी तैयारी हुई नहीं है, मैं 10 दिन से क्लास आ रहा हूँ, मैं कैसे टेस्ट दे सकता हूँ। हम्म उन्होंने कहा अरे तुमसे 10 क्वेश्चन ही बनेगा,
100 में से 10 क्वेश्चन ही बना, 10 क्वेश्चन ही बना। यस। तभी तो तुमको कितना इम्प्रूव करना है, मुझे कहाँ वीकनेस है मेरी, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, तुम टेस्ट दो, उससे तुमको पढ़ने का और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का मन करेगा। ये बात मेरे माइंड में आ गई। उसके बाद से मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया। पहला टेस्ट मैं दिया था, मुझे आज भी याद है सर, सीजीएल का पहला टेस्ट, उसमें मेरा 58 मार्क्स आया था। 58 मार्क्स आया था। जो टॉपर था उसका शायद 127 मार्क्स था, 200 आउट ऑफ 200 प्री के जो मार्क्स आते हैं। मुझे लगा फर्स्ट टेस्ट है मेरा 58 आया है, कोई दिक्कत नहीं, 127 तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पहुंचूंगा जरूर, पहुंचेंगे जी। ये मन में आया और मैंने अपने जोन सेलेक्ट किए, मेरा कौन कौन सा वीक जोन है। तो उस 58 मार्क्स में देखा था कि जो स्कोर मेरा हुआ था मैथ्स और रीजनिंग में हुआ था। मैथ्स में 25 में से 10-11 क्वेश्चन सही हुए थे और रीजनिंग में मेरे लगभग 8-10 क्वेश्चन सही हुए थे और बाकी जीके इंग्लिश लगभग ये बहुत नंबर उसमें गया था। मुझे लगा काम करने की जरूरत है, जीके और इंग्लिश सीखते और बाकी मैथ रीजनिंग को भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद मैंने चारों सेक्शन को अपना एक शेड्यूल बनाता था डेली का। सुबह उठ के शेड्यूल बनाता था कि मुझे मैथ्स में ये चैप्टर करना है, रीजनिंग में ये चैप्टर पढ़ना है, हाँ जीके में आज क्विज में ये करके जाना है अच्छे से। डेली का मेरा टारगेट होता था सर उस दिन से। और जो भी जैसे कोई चैप्टर, जैसे मैंने आज परसेंटेज स्टार्ट किया, तो परसेंटेज में जो भी थ्योरी रहा वो यूट्यूब के जो अपने सबसे अच्छे टीचर कोई लगे उससे पढ़ लिया, अपना जो थ्योरी रहा उसका सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किरण पब्लिकेशन में उससे बनाता था, जो कि मोस्टली लोग जानते हो किरण के बुक को, कोई ऐसा नहीं जानता हो एसएससी की जो भी तैयारी करता है, उससे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाता था। यही रहा मेरा, हर चैप्टर इस तरह से तैयार करते गया। लगभग सर इस तरह से मैंने लगभग 4-5 महीने तैयारी किया था। 4-5 महीने मैंने तैयारी किया था। ये तैयारी मेरी स्टार्ट हुई थी सीजीएल में फॉर्म भरने के बाद, जो मैंने मार्च अप्रैल में भरा। और दूसरी बात ये थी कि जो रेलवे के बच्चों को मैं क्विज करता था जीके का, उससे मेरा क्या हुआ, जीके मेरा धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होता गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा वैल्यू रखता है सर सीजीएल के प्री में उसका। मोस्टली लोग क्या करते हैं सर, मैथ्स रीजनिंग कवर कर लेते हैं, इंग्लिश भी कवर कर लेते हैं, लेकिन जीके को इग्नोर करते हैं। चलो एसएससी में 3 सेक्शन तक काम चल जाएगा, जीके क्यों पढ़े। लेकिन मेरे हिसाब से लगता है सर कि एक टाइम के बाद सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर जीके ही बनता है। यस। तो उस तरह से मेरा रेलवे के कारण मेरा जीके भी अच्छा होता गया और अनजाने में रेलवे की तैयारी करते वो टेस्ट देते उस प्राइज के लालच में मेरा सीजीएल का प्री का धीरे धीरे बहुत जबरदस्त तैयारी हो गया। और दूसरी बात ये थी कि सर मतलब कह सकते हैं उस टाइम जो केस चल रहा था उसके वजह से एग्जाम जो डिले हुआ, सीजीएल जो 18 का प्री जाके हुआ था 19 जून 19 में। तो प्री के लिए मुझे लगभग वो 1 साल 1.5 साल का टाइम मिल गया था मुझे। तो प्री में बहुत ज्यादा मतलब ये एफर्ट लग गया था अपने आप ही। और जब मैं प्री देने गया तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो कोई मतलब माइंड चिल सा था, इतना मैंने टेस्ट दे दिया था सर, लगभग 100-150 टेस्ट मैंने दिया होगा, बाप रे, ऑफलाइन ऑनलाइन सब मिला के। यस। मेरा फर्स्ट डे ही एग्जाम था, फर्स्ट डे 4 जून को मेरा एग्जाम था पटना में। मैं मतलब सेकंड शिफ्ट में था, सुबह निकल गया था और सेंटर पे गया। तो मैं तो फर्स्ट टाइम आया था एसएससी का एग्जाम देने, तो लेकिन इतना टेस्ट मैं दे चुका था तो मैं अवेयर था इस एटमॉस्फेयर से। जब मैं सिस्टम पे बैठा तो मुझे कुछ भी नया नहीं लग रहा था। उसके बाद मैंने एग्जाम दिया तो मैंने मतलब प्री इतना अच्छा गया था सर, प्री में मेरे मार्क्स थे 172 रॉ मार्क्स। 172 रॉ मार्क्स थे और वो नॉर्मलाइजेशन से भर के 200 आउट ऑफ 200 हो गए। अच्छा, 200 में 200 हो गया, वेरी गुड। उसमें आया था सर। उसके बाद मतलब ये तो हाफ है सर, हाफ स्टोरी है। जी। प्री इतना अच्छा गया, उतना ही खराब मेरा मेंस गया था। अरे चलिए, अभी दोस्तों प्रीलिम्स तक का जो स्टोरी है थोड़ा मैं समरी बता देता हूँ कि आशीष जी कैसे कैसे प्री तक पहुंचे हैं। आपने देखा महिंद्रा कोचिंग ज्वाइन किए, कोई था नहीं बताने वाला, कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं था, लेकिन जो चीज मिला, जो भी रिसोर्स मिला, उसी से अपना रास्ता निकालते गए। ये बहुत अच्छी स्टोरी लगी मुझे कि ऐसा नहीं है कि आप जो है थक के बैठ गए, हार गए कि नहीं अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, सब लोग रेलवे कर रहे हैं, सब लोग यही कर रहे हैं तो मैं भी वही करूं। तो मतलब एक है कि नहीं हमको रास्ता निकालना है। घर में भी गए तो वहां पर सब लोग काम कर रहे थे, इनको काम नहीं था, तो इनको लगा कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए अपने परिवार के लिए, अपने लिए। और वो जो जुझारूपन है वही इनको दोबारा दरभंगा लेके आई। दरभंगा में आई तो फिर कोचिंग ढूंढने लगी, कौन मेंटोर होगा, कौन गाइड करने वाला है। तो फिर ये पहुंचे महिंद्रा।
महिंद्रा गए तो वहां पर देखे कि रेलवे की दुकान बंद है, रेलवे नहीं चल रहा है। तो फिर अब क्या किया जाए, क्या पढ़ा रहे हो भैया, एसएससी पढ़ा रहे, चल साला यही करते हैं। तो फिर ये एसएससी में कूद गई, चलो यही तैयारी करते हैं। और वही तैयारी करते करते प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट हुई। जो 8-10 नंबर आ रहे थे वो इन्होंने अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने दिया और अपने आप का मोटिवेशन हमेशा हाई रखा कि नहीं, ये अगर 8 नंबर आ रहा है तो एक दिन आएगा जब हमको 50 में 50 भी नंबर आएगा। और वही हुआ कि एसएससी का जो सीजीएल का प्रीलिम्स था, जो 1 साल का मौका मिल गया इनको, मतलब एग्जाम का डिले होना वो वरदान हो गया आपके लिए, राइट? यस सर। हाँ, एग्जाम जो डिले हो गया तो आपको उसी बस में टाइम सर मिल गया। जी। टेस्ट में सर ऐसा भी टाइम आया जब महिंद्रा के टेस्ट में जब मेरे स्कोर 150 160 आते थे और मैं मतलब रेगुलर टॉप करते रहा, जब तक मैं टेस्ट देते रहा वहां पे टॉप करते रहा। लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये था कि नहीं, टॉप कर रहा हूँ इसका मतलब थोड़े मैं मतलब सिलेक्ट हो जाऊंगा, मुझे अपने आप को और इम्प्रूव करना है। अगर मेरा आज स्कोर 150 हुआ है तो अपने मतलब उस बात मुझे लग रहा था रेस मुझे खुद से है, 150 है कल 160 लाऊं। मैथ्स में कहाँ एक क्वेश्चन गलती हो गया था, आखिर क्यों गलत हुआ। हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो होती ही है सर, कोई 100% परफेक्ट नहीं है इंसान कोई भी। राइट राइट। यही जो मन में रहा हमेशा आगे बढ़ने का इंस्पिरेशन देता रहा खुद का। चलिए अब कहानी हम लोग शुरू करते हैं कि 200 में 200 का रिजल्ट आ चुका है प्रीलिम्स में आपका। अब मेंस की कहानी सुनते हैं, जो आप बता रहे हैं बहुत ही भयावह है, थोड़ी दर्दनाक भी है। तो क्या है स्टोरी आपके मेंस की? जी। एक्चुअली सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और कोई गाइडेंस नहीं था, सही बात है ये। तो उसके बाद मैंने मतलब एक होता है जैसे पहले एक बार एग्जाम दे चुका हो उसको पता होता है मेंस क्या होता है, मेंस का वैल्यू क्या है। तो वहाँ पे ऐसा भी नहीं था कि एसएससी का बहुत बड़ा गढ़ है, ऐसा कोई लड़का पहले से निकाला हुआ कांटेक्ट में हो, कोई नहीं था मेरा ऐसा। और तो उसके बाद मुझे लगा कि क्या किया जाए, और उसी बीच में सबसे जो गड़बड़ हुई वो ग्रुप डी की ज्वाइनिंग आ गई जुलाई में, जुलाई लास्ट में आ गई। तो उसके बाद मतलब घर में सब बोले कि ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, पहला जॉब है, फर्स्ट जॉब है, ज्वाइन करो। उन लोग ये मैंने बताया था मेरा एसएससी का एग्जाम बहुत अच्छा गया है, एसएससी के बारे में मुझे खुद पता नहीं था, उससे पहले तो उन लोगों को क्या पता। तो मैंने वो हड़बड़ी में ज्वाइन कर लिया ग्रुप डी, और वो ज्वाइनिंग अगस्त में हुई थी मेरी। तो सर उस टाइम हुआ क्या था कि टाइम बहुत कम मिला था मेंस के लिए, मतलब जून में एग्जाम हुआ था और जुलाई अगस्त सितंबर ये 2.5-3 महीना का टाइम मिला था मेंस के लिए। और वो 2.5-3 महीना जो था उसमें उसको भी मैंने ये ग्रुप डी के ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग जो होता है सर बहुत लफड़े वाली काम होती है। जब वो उसके पास साइन करवाओ, एसडीएम के पास जाओ, प्रिंसिपल साइन कराओ, डॉक्टर के पास जाओ, मेडिकल बनाओ, बहुत सारा इरिटेट हो दिक्कत होता है। जाते इरिटेट हो जाते हैं लोग। हाँ हाँ, तो इस चक्कर में क्या हुआ सर, मतलब एक माइंड मेंटेलिटी बन गया कि चलो अब ज्वाइन करना है, अब देखा जाएगा। मतलब जितना सीरियस लेना चाहिए मेंस को, जो बंदा प्री में 100-150 मॉक दे के आया है वो बिना कोई मॉक दिए मेंस देने गया। अरे भले ही आप कितने तैयारी किए हो, लेकिन अगर सर प्रैक्टिस नहीं होगा तो वो इंसान टूटेगा ही एग्जाम में, एग्जाम में उसको मतलब बिल्कुल दिक्कत होगा। बिल्कुल वही बिल्कुल। हुआ सर कि जब मुझे लगा कि वहाँ पढ़ नहीं पा रहा हूँ, और वहाँ पे भी बहुत लोग जो सीनियर्स थे, जब रेलवे में वहाँ पर, अरे तुम क्या किए हो, उसको छोड़ के आ गए यहाँ पे, बताओ ये कोई जॉब है, वहाँ पे रहते मेंस देते अच्छे से, इतना अच्छा नंबर प्री में है। तब मुझे रियलाइज हुआ अरे मैं तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ। तो मेंस मेरा 13 सितंबर 2019 को मेरा मेंस था, और उससे 5-6 दिन पहले ही मैं वहाँ से वापस आया। अच्छा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, 5-6 दिन में क्या करूँ मैं। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ मैंने देखा और मैंने चलो प्री में नंबर ठीक है, मेंस थोड़ा भी अच्छा जाता है तो कोई ना कोई पोस्ट मुझे मिल जाएगा। मिल जाएगा। तो मैं गया मेंस देने, तो पहले मैथ्स हुआ। तो मैथ्स तो मेरा मतलब मैथ्स मेरा अच्छा था, प्री में मेरा 45 मार्क्स था आउट ऑफ 50। लेकिन वो 3 महीना का जो लैक ऑफ प्रैक्टिस था, गैप, हाँ प्रैक्टिस की गैप हो। कमी थी। हाँ, वो मतलब जो गैप था वो एग्जाम में हैम्पर कर दिया मुझे। मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनाने का जो मेरा स्पीड था, मतलब बना रहा हूँ लेकिन पेन चल ही नहीं रहा है, जो स्पीड की कमी थी। हाँ, उसके बाद मैथ्स मेरा मतलब खराब गया, और उसके बाद इंग्लिश का पेपर हुआ, इंग्लिश थोड़ा सही गया, इंग्लिश में 175 मार्क्स आए। लेकिन मैथ्स में मेरा स्कोर रहा 140, 140 स्कोर रहा टोटल, 310 हुआ, और प्री प्लस मेंस दोनों मिलाकर 510 बना। तो भी उसके बाद मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि मैं ग्रुप डी में फिर वापस जाऊं ज्वाइन करने, क्योंकि मैंने एनालिसिस मैंने देखा तो मुझे लगा कि चलो कोई ना कोई पोस्ट फ्री मिल सकता है अभी भी, मिल सकता इतना है। खराब जाने के बाद भी।
इतना खराब जाने के बाद भी। इसलिए सर मैं जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कैंडिडेट्स देख रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, अगर तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, तो सीजीएल की खास करके, तो कोई भी टीयर को आप इजी वे में मत लें, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। प्री भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना मेंस है, और मेंस को करेक्ट। तो बिल्कुल हल्के में ना। मुझे हम्म। तो सर ये लगता है कि मेंस से भी ज्यादा मेहनत प्री में करना होता है। प्री में 4 सेक्शन है, मेंस में 2 सेक्शन है। हम्म। और जो जो बच्चे मेंस देते हैं उसकी तो तैयारी ऑलरेडी मैथ रीजनिंग मैथ इंग्लिश से काफी अच्छी रहती है। तो मुझे लगता है मेंस से ज्यादा एफर्ट प्री में लगाना पड़ता है, फ्री में लगाना काफी है, ज्यादा जी। टाइम। करेक्ट। हाँ। और खासकर मेरा सिनेरियो ऐसा रहा सर कि मेरा तो मेन सिलेक्शन ही प्री बेसिस पे हुआ है। सही तो बात मुझे है। नहीं लग रहा है कि इतना अच्छा स्कोर करने के बाद किसी का भी 400 में से 310 मार्क्स आया होगा मेंस में। करेक्ट करेक्ट। हम्म। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद सबका लगभग 350 360 ये एवरेज रहता है 400 में। हम्म। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में सर मेरे 16 मार्क्स आए थे, तो ओके। 570 मेरा टोटल बन रहा था, ओबीसी में आता था। तो उस वक्त भी मुझे कंफ्यूजन लग रहा था कि कौन सा पोस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उस टाइम आपके वीडियो मैंने देखा था, और उस टाइम मुझे एक्साइज के बारे में बहुत कुछ पता चला। एक्साइज में कैसे हम्म। जोन एलोकेट होता है, और कितने मार्क्स पे कौन सा जोन मिल सकता है, कहाँ पे हम्म। कितना प्रमोशन है, ये सब आपके वीडियो से पता चल रहा था। क्योंकि मेरे माइंड में था कि एक्साइज ही मिलेगा मुझे, ये सब अच्छा। लग रहा था कि मुझे। हाँ, हाँ। ये सब बाउंड्री से मेरा बाहर है, इतना मार्क्स मेरा नहीं है। हम्म। हाँ, क्योंकि सर सीएसएस का 18 वैकेंसी काफी अच्छा था। हम्म। सीएसएस का वैकेंसी 955 था। तो और मैंने प्रेफरेंस में भी एक्साइज भी पढ़ के गया था वहाँ पे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था इलाहाबाद में, तो ऊपर जी। मैंने वो एक्साइज ही रखा था। लेकिन अच्छा। वहाँ पे जाके मतलब फिर मैंने चेंज किया था कि सीएसएस रखता हूँ, क्योंकि माइंड में एक ही था कि ज्वाइनिंग जल्दी करना है। हाँ हाँ। क्योंकि नौकरी नौकरी छोड़े हुए हैं, पैसा तुरंत चाहिए। हाँ हाँ, क्योंकि घर वाले वैसे ही फ्रस्ट्रेट थे कि एक नौकरी छोड़ चुका है, अब पता हाँ। नहीं क्या करेगा नहीं। जब छोड़ के आया था वहां पे, तब भी वो लोग नाराज थे, मतलब क्यों छोड़ दिया। हाँ, लेकिन मन में था कि नहीं, सीजीएल करना है, सीजीएल ज्वाइन करना है। तो ये एक्साइज सोच के रखा था कि नहीं वर्क दिन मिलेगा, मतलब सारा मेंटेलिटी मन गया था एक्साइज वाला। हम्म। वहां पे जाके बस एक चीज की वजह से कि ज्वाइन जल्दी करना है, इसके वजह से मैंने सीएसएस ऊपर रख दिया, फिर से उसका फॉर्म का फोटो स्टेट करा के फिर से भर के वहां पे, और तब डीवी मैंने जमा किया था। और जब रिजल्ट आया था, मेरिट बना था, तो जो सीएसएस का कटअप गया था वो 567 गया था ओबीसी का। अरे बाप रे, हाँ, फाइव 3 नंबर ज्यादा था आपको। हाँ, मेरा नंबर था 570। फिर भी हाँ। जब मैंने अपना नाम के आगे देखा B03, तो मुझे फिर भी मतलब लग रहा था B23 लिखा है शायद। फिर मैंने गौर से देखा कि मतलब सीएसएस का कटअप देखा मैंने, तो देखा हम्म। कि 567, तब यकीन हुआ, अरे लगता है सीएसएस ही मिला। वैसे नहीं, कि बहुत बढ़िया। उसके बाद बस ये थोड़ा सा, रिजल्ट एक अपील को। जी, थोड़ा सा मैथ वाला जो सेक्शन है, मैथ में आपका 45 प्रीलिम्स में है, और मेंस में तो वो प्रैक्टिस नहीं हो पाई, हालांकि मैथ्स आपका बहुत अच्छा था। थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिए मैथ्स की तैयारी के लिए, कि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं 2021 वाले और 2020 का जो मेंस देने वाले हैं, दोनों के लिए मैथ की तैयारी का थोड़ा एक स्ट्रेटजी बता दीजिए, क्या करना चाहिए उनको। मैथ्स के लिए जैसे 18 में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था, जैसा मैंने बताया। लेकिन एक अंदर ही अंदर एक ग्रिड था मेरे मन में कि मैं शायद रिजर्व नहीं कर पाऊंगा सीजीएल इस पर। मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था प्री बेसिस पे मैं कैसे रिजर्व कर सकता हूँ। हम्म। तो मैंने सोचा कि मतलब ये कहीं कहीं मन में था कि मैथ्स में अच्छा नंबर आना चाहिए। उसी हम्म। के लिए बस मैंने, और उस टाइम तो थोड़ा सा इश्यू भी था यूएफएम का, 18 में थोड़ा सा ये चल रहा था, 19 का फॉर्म ही मैंने भरा था। और 19 में मेरे प्री में उतना अच्छा नंबर नहीं आया, 170 मार्क्स था प्री में। लेकिन हम्म। मैंने वो जो 18 वाला सारा गुस्सा था, वो सोचा कि 19 में निकालूं। हाँ, भले ही मैं सेलेक्ट 18 के थ्रू ही हो जाऊं, 18 के थ्रू ज्वाइन करूं, लेकिन मन में जो एक होता है ना, खुद खुद को ये भरोसा दिलाना कि नहीं तेरा मैथ भी अच्छा है। तो हम्म। इसके लिए बस मैंने 19 का मेंस का बहुत जबरदस्त तैयारी किया था। हम्म। जो कुछ 18 में नहीं कर पाया, वो सारा कुछ मैंने 19 में किया था। और संयोग से 19 में सर टाइम भी बहुत ज्यादा मिला था मेंस के लिए। जी जी। प्री प्री हुआ था ये फरवरी या मार्च में, और मेंस जाकर हुआ है नवंबर में, नवंबर हम्म। या दिसंबर में जाकर हुआ है। तो ये हम्म। 8-9 महीना का लगभग टाइम मिल गया था मेंस के लिए। जी। तो जो भी मतलब मैंने फॉलो किया, मेरा सारा कंसेप्ट तो पहले पढ़ा हुआ था।
और जो भी तैयारी कर रहा है मैं पहले उसको सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा, पहले कंसेप्ट सारा चैप्टर क्लियर करें, जो भी कंसेप्ट हैं, क्योंकि 2 सेक्शन होता है, अरिथमेटिक और एडवांस। तो अरिथमेटिक में तो मतलब मुझे नहीं लगता कोई फार्मूला ज्यादा याद करने की जरूरत है अरिथमेटिक में। अरिथमेटिक में एक तो चैप्टर आपके अच्छे होने चाहिए, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, और मतलब ये 2-3 चैप्टर जो बेसिक है। परसेंटेज जैसे आपका क्लियर हो गया पूरा, वो जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है परसेंटेज का, वो सब क्लियर हो गया। उसमें स्पीड में आप चेंज कर पाते हैं कि नहीं, वो मल्टीप्लाई डिवाइड सही से कर पाते हैं, जल्दी जल्दी कर पाते हैं कि नहीं। तो अगर परसेंटेज आपका बहुत अच्छा रहा, उसके वजह से आपका 2-3 चैप्टर से कनेक्टेड है, वो प्रॉफिट लॉस हो गया या फिर CISI हो गया, ये सब अगर परसेंटेज पे बेस्ड है सब चैप्टर, डिस्काउंट हो गया। तो अगर परसेंटेज आपका अच्छा होता है तो इस तीनों चारों चैप्टर का आपका स्पीड एक बहुत अच्छा बन जाएगा। करेक्ट करेक्ट। दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन भी एक बेसिक चैप्टर है, वो आपका अच्छा रहता है। तो फिर इधर आपका टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, या फिर एवरेज, इस सब में इसका यूज होता है। पार्टनरशिप हो गया। तो कोई ज्यादा फार्मूलाज की याद करने की जरूरत नहीं है अरिथमेटिक में। अरिथमेटिक में आपको मेन स्पीड पे फोकस करना है, और जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये आप कितना जल्दी कर पाते हैं, उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन रिएक्ट कर पाइएगा। क्योंकि सर कहीं ना कहीं आजकल खेल रिएक्शन का ही हो गया है, क्वेश्चन को देख कितना जल्दी हम रिएक्ट कर पाते हैं। करेक्ट। बहुत लोग बोलते हैं कि टाइम कम पड़ गया है, 1 घंटा बहुत कम टाइम है SSC में, तो उसी में फिर बहुत लोग निकल भी रहे हैं। तो कंपटीशन तो है, लेकिन आपको अपना जो रिएक्शन का स्पीड है उसको आप डेवलप करना पड़ेगा। स्पेशली मैथ्स में बहुत दिक्कत होती है लोगों की, बोलते कैलकुलेशन, कैलकुलेटिव पेपर आ गया, कैलकुलेटिव पेपर आ गया। भाई अपने आप को इतना उस एबल बनाइए जो कैलकुलेशन को टैकल कर सके। करेक्ट करेक्ट। वही चीज है। कंसेप्ट की जहां तक बात है, कंसेप्ट आपको जरूरत पड़ती है आपको एडवांस मैथ में। एडवांस मैथ में जो मुझे टाइम लगा था काफी उसमें करने में, मेहनत लगा था उसमें, क्योंकि अरिथमेटिक में कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को मैंने जल्दी कवर कर लिया था। लेकिन मेन था मेरा एडवांस में। तो एडवांस में सर जो ज्योमेट्री में थ्योरम है या फिर ये मेंसुरेशन में जो फार्मूलाज हैं वो आपको याद रहने चाहिए। वो आपको याद रहना चाहिए, याद नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होंगी। हाँ, वही सर, जैसे ज्योमेट्री में जितने थ्योरम हैं वो एल्सपर में हो गया, क्वेश्चंस इजी ही आते हैं, लेकिन थ्योरम अगर बेसिक पता नहीं रहेगा तो क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्योमेट्री अच्छा रहना जरूरी है। ज्योमेट्री अच्छा रहेगा तो उसका मेंसुरेशन भी, आप फिगर जो 3D मेंसुरेशन होता है, 2D होता है, उसे समझ पाइएगा अच्छे से। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला याद रखना जो बहुत जरूरी है, या फिर अलजेब्रा में भी। तो अल्टीमेटली प्रैक्टिस का बात है। तो मैंने क्या किया था सर, एडवांस मैथ। कोई बुक रेकमेंड करेंगे क्या? कौन सा बुक करना चाहिए स्टार्ट करने के लिए? किसी को अगर तैयारी स्टार्ट करनी है तो मैथ के लिए बुक कौन सा शुरू करेगा वो? स्टार्ट करने के लिए तो सर मतलब सबसे जो बेस्ट मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही जो स्टार्ट कर रहे हैं वो पहले क्वेश्चन बनाए, वो अचानक से मतलब 17-18 क्वेश्चन नहीं बनाने लगे। जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर 10-11 से। 10-11 में जो मेंस हुआ था, जो प्री हुआ था, उस टाइम में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इजी था, क्योंकि उस टाइम उतना रिसोर्स नहीं था, पेपर थोड़ा इजी आता था, जो फैक्ट है। तो उस टाइम से स्टार्ट करें, अचानक अभी स्टार्ट कर रहे हैं आप 2017 का मेंस के लेके बैठ जाएं तो फिर तो दिक्कत तो आएगी, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बंद कर देगा आपको। ये जरूरी है कि स्टार्ट अगर कर रहे हैं तो मतलब शुरू से करें, जो SSC पूछती है ये शुरू से बेसिक क्वेश्चन से उससे स्टार्ट करें, और धीरे धीरे जब लेवल बढ़ता जाए फिर वो अपना 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन भी सॉल्व करें, 19-20 का भी क्वेश्चन सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर से बढ़ के सब मेरे लिए नहीं लगता है कोई बेस्ट है SSC के लिए स्पेशली। मतलब प्रीवियस ईयर पहले बनाइए, उसमें जो भी दिक्कत हो रही है उसके कॉन्सेप्ट ढूंढिए इधर उधर से, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तरीका रहेगा मैथ्स के लिए। आप हिंदी मीडियम से हैं आशीष जी? हाँ, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? हाँ, मैंने सर एडवांस मैथ्स के लिए जो एक तरीका बता सकता हूँ, जो मैंने किया था और मुझे काफी फायदेमंद लगा था। वो अरिथमेटिक का मैंने कभी कोई नोट्स नहीं बनाया, कभी कोई फार्मूला कहीं नहीं लिखा। लेकिन एडवांस मैथ्स मुझे लगता था कि मुझे फार्मूला बार बार रिकैप करने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है। उस एडवांस मैथ्स के लिए मैंने चारों चैप्टर जो एडवांस मैथ्स के हैं, और एक नंबर सिस्टम का एडवांस नहीं ऐड करता है सर, तो पांचों चैप्टर का मैंने एक छोटा सा नोट बना रखा था। जितने भी थ्योरम्स थे, जितने भी रिजल्ट थे ज्योमेट्री का, ऊपर में ज्योमेट्री हेडिंग देकर के जितने भी थ्योरम्स थे उसके, वो 3-4 पेज में नोट कर लिए थे। उसके बाद फिर मेंसुरेशन का इतना फार्मूला था, 2D 3D सब मैंने वहाँ लिख रखा था, जो भी स्पेशल रिजल्ट्स होते हैं वो। उसके बाद फिर मैंने ट्रिगोनोमेट्री का जो फार्मूलाज होते हैं और अलजेब्रा का सारा मैंने एक साथ नोट किया हुआ था, और उसको टाइम टू टाइम में रिवाइज करते रहता था। मुझे जैसे ही लगता था मैं भूल रहा हूँ या कोई क्वेश्चन मेरे से नहीं बनाया,
मैं गो थ्रू करता था पूरा चैप्टर को उस तरह से बैठ के, और वो मैं लिख के रिवाइज करता, क्योंकि मेरी आदत थी लिख के रिवाइज करने की। जैसे कोई थ्योरम है उसको मैं लिख के देता था, वहीं से रिमाइंड कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो ये एक तरीका है, मतलब छोटे-छोटे तरीका ही फायदा करता है। ये एक तरीका है एडवांस एडवांस मैथ्स को मतलब पूरा कवर करने का अच्छे से। कवर बाकी अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना रहेगा उतना आपका मैथ्स अच्छा होता जाएगा। अच्छा होता जाएगा। चलिए, आप हिंदी मीडियम से आशीष जी हैं, तो आप हम लोगों को, मतलब मैं भी तो हिंदी मीडियम से ही हूँ, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ना इंग्लिश बहुत बड़ा हर्डल होता है। और यही कारण है कि बिहार में ना सिर्फ दरभंगा, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर भी लोग जो है एसएससी की तैयारी से बचते हैं और वो रेलवे में कूदते फांदते रहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि वहां पर इंग्लिश नहीं होती। तो आपने कैसे बिल्कुल। इस चीज को कम आउट किया? कैसे आप इंग्लिश को इम्प्रूव किए कि एसएससी में आपका इवन मैथ से ज्यादा नंबर आया है आपको इंग्लिश में मेंस की अगर हम बात करें? तो क्या है उसके पीछे का राज? सर मैथ्स में मेरा नंबर 140 18 में ही आया था। 19 का जो मैं तैयारी करके दिया था उसमें मेरे 192 मार्क्स थे मैथ्स, और वो अच्छा, 19 वन 19 का स्कोर नहीं बताया आपने। 19 का मेंस का क्या स्कोर है आपका, प्री और मेंस का? 19 का सर 19 का जो 192 मेरा मैथ्स में था वो भर के 206 हो गया था, ओके और इंग्लिश में मेरा स्कोर 180 था, वो भर के 181 हुआ था। ओके। और प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स में 170 था सर, लेकिन मैं डीबी स्किप किया हूँ, डीबी मैंने नहीं दिया था देने। मतलब यही मिलने वाला था, सीएसएस ही मिलता आपको, ऐसा लग रहा है आपको? सीएसएस भी शायद नहीं मिलता, एक्साइज मिलता। हाँ। सीएसएस भी शायद नहीं मिलता। और एक्साइज का कच्चा चिट्ठा आपने देख ही लिया है मेरे वीडियो में, तो समझ गए कि ये मेरे लायक नहीं है एक्साइज। सीएसएस पसंद आ रहा है, सीएसएस नहीं बहुत नहीं, ही बिल्कुल सही। मतलब पसंद आ रहा है बिल्कुल, मुझे मैं तो यहाँ जो पे। भी बिहार वाला जो भी फोन आता है मेरे पास, जो मेरा संडे को लाइव रहता है कॉलिंग वाला, हाँ सर। सबको मैं वही बोलता हूँ कि अगर आप दिल्ली के आसपास वाले इलाके से हैं तो गो फॉर सीएसएस। हाँ आप ये मत सोचिए कि आप जो है क्लरिकल काम करने जा रहे हैं, क्योंकि क्लरिकल काम ही सब जगह कर रहे हैं, खाली पोस्ट का बिल्कुल नाम का चेंज है। इंस्पेक्टर यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सर। काम का है, क्लर्क वाला ही काम हम भी कर रहे हैं, सीएसएस वाला ही काम हम भी कर रहे हैं, इनकम टैक्स में भी क्या करते हैं लोग, वही काम करते हैं। तो इसलिए नाम पे मत जाइए, और आपको आप सुखी रहेंगे जब सीएसएस में आप जा रहे हैं, तो आप देखिएगा कि 2 साल बाद 3 साल बाद आपको लगेगा कि आपका डिसीजन बहुत अच्छा रहा है। खैर, यस चलिए सर। हम लोग इंग्लिश की बात कर और रहे थे। अल्टीमेटली सर हमें ये समझना होगा ग्रुप ये ग्रेड बी जॉब है, और हम्म पहले से ये लोग सोच के आते हैं कि ऑफिसर हूँ, बहुत बड़ा ऑफिसर बनने वाला हूँ, तो वो लोग फिर यहाँ पे अफसोस का रिलेट करते हैं। जहाँ तक मेरा रहा है कि मैंने जो 1 महीना जॉब किया था ग्रुप डी के कारण, उसके जो एक्सपीरियंस रहा है वो यहाँ पे बहुत फायदा कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और कोई ऐसी अभी तक कोई दिक्कत फील नहीं आई है ना ऑफिस में। ऑफिस का एनवायरनमेंट इतना अच्छा रहता है, इतना इज्जत वहाँ रिस्पेक्ट मिलता है, और डिपार्टमेंट में तो ये अंदर ही अंदर बहुत अच्छा फील करवाता है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं जो है उसमें तो खुश रहना ही चाहिए आदमी को। जो पोस्ट है हमारे पास उसको एंजॉय करना है, बड़ी मुश्किल से हम लोग ले पाते हैं जॉब, इसलिए उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि अरे ये तो बेकार है, ये है, अब रो रहे हैं बैठ के फालतू में। तो उससे अच्छा है कि आप एंजॉय कीजिए उस जॉब को, मजा मजा मतलब लीजिए। खैर, इंग्लिश के बारे में बताइए आशीष जी, इंग्लिश कैसे किया जाए? इंग्लिश सर मैं हिंदी मीडियम से रहा हूँ, 10th तक मैंने हिंदी मीडियम से बिहार बोर्ड से सारा कुछ पढ़ा। और बिहार बिहार बोर्ड में तो ये पता ही है कि इंग्लिश का कोई है, इंग्लिश मतलब है ही नहीं। 10th तक इंग्लिश कंपलसरी नहीं था हम लोग का। हम्म हाँ 5 सब्जेक्ट था, वही मैथ्स, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत और साइंस। ये 5 सब्जेक्ट था, इंग्लिश कंपलसरी नहीं था। इंग्लिश का एग्जाम होता था लेकिन उसका मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं था, आप उसमें फेल करो पास करो कोई मतलब नहीं। हम्म तो वहाँ पे मतलब जब मैं उसके बाद जब इंटरमीडिएट में फिर दरभंगा आया, तो वहाँ पे साइंस स्ट्रीम में सारा कुछ इंग्लिश में हो गया। जो भी हम्म मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में सब टीचर पढ़ा रहे थे। हम्म तो हम लोग को लगा कौन सा मुंह आ गए हैं क्या, यहाँ पे मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो कैसे करें कैसे समझे, कुछ टाइम लगा। लेकिन वहाँ पे टीचर लोग समझते हैं कि बिहार बोर्ड का बच्चा आया हुआ है, तो उसको जो भी हार्ड वर्ड रहा उसका मीनिंग बता के समझाते रहे इस तरह से। धीरे 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 इंग्लिश मीडियम को अडेप्ट कर लिया मैंने। इंटर और ग्रेजुएशन दोनों इंग्लिश मीडियम में किया। लेकिन फिर भी जहां तक बात आती है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की, वो तो काफी काफी अलग होता है, वो जो एकेडमी में पढ़ते हैं हम। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आपका जो मेन बेस होता है प्रीवियस ईयर होता है, और प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देख के आप एनालाइज कर सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहा है। और हम्म ये थोड़ी सी तो होनी चाहिए, रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। रीडिंग हैबिट अगर मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ द हिंदू लेके बैठ जाइए पढ़ने के लिए या फिर पेपर लेके बैठ जाइए पढ़ने के लिए। जरूरी आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, जिस चीज में भी इंटरेस्ट हो आपका, मतलब कोई
स्पोर्ट्स न्यूज हो या फिर मूवी न्यूज, मूवी का जो न्यूज सब होता है वो सब, कुछ भी इंटर नॉवेल्स हो पढ़ सकते हैं। इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए ताकि आप उसको क्वेश्चंस को जो मतलब एक पढ़ने का फ्लो होता है एग्जाम में, वो आप जल्दी जल्दी रीड कर सकें, जल्दी जल्दी उसको पढ़ सकें। इसके लिए रीडिंग हैबिट होना जरूरी है। तो ये हैबिट मेरी तो इंटर और ग्रेजुएशन में बन गई थी जो मेरी एकेडमी से था। हाँ, ये नहीं था साफ साफ इंग्लिश मेरा खत्म था, ऐसा नहीं था। हाँ, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश थोड़ा सा मतलब जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो किया मैंने कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे पूछ जा रहे हैं। एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है, एमबी पब्लिकेशन की बुक सबसे पहले मैंने वही बुक खरीदी थी एसएससी की तैयारी की जी। क्योंकि मतलब यूट्यूब एक बहुत बड़ा उस टाइम सोर्स बन के उभरा था मेरे लिए, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो यूट्यूब में मैं देखता था कौन सा बुक लूँ, कौन सा बुक जो पहले के स्टूडेंट सक्सेसफुल हुए हैं, कौन सा बुक से पढ़ के सक्सेसफुल हुए हैं, इतना तो आइडिया लग ही जाता है। हाँ, और उस संयोग से सर उस टाइम मतलब यूट्यूब पे जो बहुत सारे एजुकेशन उस टाइम पढ़ाने के लिए नए नए आ ही रहे। 16 17 में उतना नहीं था, 18 के एग्जाम के लिए बहुत सारे रिसोर्स मिल गया था यूट्यूब से। मुझे पता चल गया था कि एमडी वाली खान बुक खरीदना है, नीतू सिंह का बुक खरीदना है, ये एसवी दक्षी का बुक लेना है अगर इंग्लिश की तैयारी अच्छी करनी है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले एमबी पब्लिकेशन का जो बुक था उससे मैंने सेट मारना डेली स्टार्ट किया, एक सेट, और उसका एनालाइज करता था गलत कहाँ कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मेरे 25 में से 10 या 12 क्वेश्चन ही सही होते थे, रेगुलरली 10 12 13 इस तरह सही होते थे 25 में से। तो फिर मैं देखता था बाकी के 10 12 कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कौन सा रूल मुझे नहीं आ रहा है। उस रूल को मैं जाकर रिवाइज करता था नीतू सिंह के बुक से, एसवी दक्षी के बुक से। इस तरह से मैं इंग्लिश का प्रिपरेशन वही 10 12 से स्कोर जाके फिर 15 16 17 18 भी हुआ। फिर रेगुलरली मैं 20 करने लगा उसी मॉक टेस्ट से, वो एमबी बुक से ही। जो भी रूल्स मुझे नहीं आते थे मैं नीतू से रिवाइज करता था मैं, और जो भी प्रैक्टिस करना होता था मैं ऐसी बच्चे से प्रैक्टिस की दिया और उससे मैं कर लेता था। इस तरह से मैं तीनों बुक को मैंने एक बेस बनाया, एमबी पब्लिकेशन का बुक, नीतू सिंह का बुक और ये एससी दक्षी का बुक। ये तीनों बुक को मैंने बेस बनाया तैयारी करने का, और तीनों को लगभग मैं 3 4 महीने लगभग तैयारी करने में तीनों को लग गए। उसके बाद आती है किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर इंग्लिश की, वो लेके मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया। और उसमें कॉमन एरर जो उसमें होता क्या सर, क्वेश्चन बल्क में मिल जाते हैं पूरा एक साथ। उसमें जैसे कॉमन एरर जब जब से एसएससी एग्जाम ले रही है तब से पूरा चैप्टर वाइज बना कर दिया हुआ है कॉमन एरर, 12 1300 कॉमन एरर एक साथ दिया हुआ है। उसमें क्या हो जाता है प्रैक्टिस करने से लगभग एक साथ कौन पूरा सा ग्रामर। बुक बता रहे हैं, कौन सा बुक बता रहे हैं? अरिहंत का? किरण किरण का सर, किरण। किरण का? अच्छा, किरण का इंग्लिश वाला जो बुक आता है, स्पेशली इंग्लिश। हाँ हाँ, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज इंग्लिश। चैप्टर वाइज इंग्लिश, हाँ राइट। तो उससे सर, उससे मैंने जितना भी उसमें कॉमन एरर दिया हुआ था 1200 1300 जो भी था, उससे क्या हुआ कि पूरा करने के बाद ऐसे लगता था पूरा ग्रामर रिवाइज हो गया। और उससे ये भी पता चलता है कि मतलब एसएससी क्वेश्चंस किस रूल से उठाती है, कहाँ से उठाती है, ये समझना सबसे जरूरी है। क्योंकि ग्रामर में तो सर बहुत बहुत कुछ है, ग्रामर में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, पढ़ने के लिए बैठ जाए तो एक साल ग्रामर पढ़ने में लग जाए। बिल्कुल। हाँ, लेकिन क्वेश्चन से पता चलता है सर क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, उससे जो है सो आइडिया लगता है। उसी की वजह से जो इंग्लिश का प्रिपरेशन मेरा धीरे धीरे होता गया और बस। चलिए, इंग्लिश की तो बात हो गई। टीयर 3 की अगर हम बात करें तो उसमें 60 नंबर है आपके। हिंदी में दिया था या इंग्लिश में? तैयारी कैसे किए थे? हिंदी में सर, हिंदी में दिया था। और मैं मतलब सजेस्ट करूंगा सभी लोगों को जो इंग्लिश में मतलब जिसकी स्कूलिंग हुई है, जिसकी स्कूलिंग जिस सब्जेक्ट में हुई है मैक्सिमम वही सब्जेक्ट में लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। और मैंने स्कूलिंग अपनी जो स्टार्टिंग से हिंदी में हुई थी तो हिंदी में ही मैं हमेशा कंफर्टेबल फील करता हूँ, हिंदी में ही दिया था मैंने। ओके, चलिए, तो तैयारी तो ऐसा रहा आपका। खैर, अब एक क्वेश्चन है कि आगाज योर जर्नी जो हमारा चैनल है वो आपको कैसे मिला? कौन सा वीडियो से आप जुड़े हमारे से? ये सर मैंने पहले ही बताया। और जब मैंने मेंस दे दिया था, डिस्क्रिप्टिव दे दिया था, उसके बाद काफी लंबा टाइम, लंबा गैप मिल गया क्योंकि यूएफएम आ गया, कोविड आ गया, रिजल्ट हम लोग का काफी डिले हो गया था। तो मन में एक हमेशा से ये था कि कौन सा पोस्ट मिले, कौन सा पोस्ट नहीं मिले। उस टाइम में मतलब वही देखते रहते थे कि कौन सा पोस्ट, मतलब कौन सा पोस्ट का लाइक मेरा मार्क्स है, कौन सा पोस्ट मिल सकता है। तो मैंने जो एनालिसिस करते थे जो भी कि इतना इस नंबर बीए पोस्ट मिलेगा, इस नंबर बीए पोस्ट मिलेगा, तो मैं ये मुझे 100% श्योर था कि मैं एक्साइज मुझे मिलेगा, एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट मुझे मिल सकता है, भले ही वो बिहार यूपी ना मिले, गुजरात या महाराष्ट्र मिले, लेकिन ये था कि एक्साइज मिल जाएगा। तो एक्साइज के लिए मैंने वीडियो सर्च करना स्टार्ट किया, उसी में आपका वीडियो मिला, उसी उसी वजह से आपकी उस टाइम एक्साइज पे वीडियो
आप डाल रहे थे कि ये जोन अच्छा है, कोलकाता जोन का रिव्यू, आज मुंबई जोन का रिव्यू, इस तरह से हर जोन के बारे में पता चल रहा था मुझे। जी तो जी। मुझे लगा कि अगर इस प्राइस में जाना है मुझे तो जानना चाहिए आखिर कौन सा जोन मेरे लिए सही है, कौन सा जोन ऊपर रखें, ये सब इसके इसकी वजह से आपके चैनल देखता गया मैं। उसके हम्म बाद जब रिजल्ट आई तो देखा कि आपने सक्सेस स्टोरी वाली ये जो सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हम्म बहुत जो भी स्टूडेंट्स स्टोरी शेयर कर रहे थे अपना, तो अच्छा लग रहा था मुझे भी। उसी से फिर आपने कांटेक्ट किया आपको मैंने। हम्म। चलिए, क्योंकि मेरी स्टोरी सर मुझे लग रहा था कि मतलब इतना इतना मतलब हाई प्रोफाइल नहीं है, इतना हाई प्रोफाइल रैंक मेरा नहीं आया है, लेकिन ये है कि सबसे अलग थोड़ी सी स्टोरी है, तो शेयर हम्म। करना चाहिए थोड़ा सा। नहीं नहीं, बहुत लोग जो है देखिए आपके लाइफ में बहुत एक, मेरे ख्याल से अभी तक मैंने 30-35 इंटरव्यू ले लिया है, और उसमें आपका इंटरव्यू ऐसा है जहां पर कि Tier 1 के बेस पर आपका सिलेक्शन हुआ है। ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत लोग जो है Tier 2 में सिलेक्शन के लिए वो करते हैं, लेकिन आपका Tier 1 में 200 नंबर लाना, और वही एक कारण बनता है फाइनल सिलेक्शन आपके हाथ में आना। तो ये बहुत बड़ा जी मैसेज है। दूसरा मैसेज है दोस्तों इनके स्टोरी से जो मुझे अभी तक समझ में आया, कि Tier 2 के लिए इन्होंने मॉक टेस्ट भी नहीं लगाया, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आ गई थी जॉब के कारण कि समय नहीं मिल पाया। उसके बाद भी ओनली बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ Tier 1 इनका Tier 2 अच्छा हो गया। मैथ्स भी ठीक ठाक हो गया, इंग्लिश भी ठीक ठाक हो गया, और यही कारण है कि सारा कुछ मिला के ओवरऑल ये CSS इनको मिल गया है। एक लास्ट मैसेज नए बच्चों के लिए, आशीष जी। सर, नए बच्चे जो भी हैं मतलब हिम्मत ना हारें। अंदर से एक आजकल जो भी स्टूडेंट सिलेक्शन ले रहा है इस कॉम्पिटिटिव फेज में, उसके अंदर सबसे जो बड़ी बात है वो है ग्रिट। उसके अंदर एक जिद होना कि मुझे मतलब सिलेक्ट होना है। जिद हम्म होना, वो जिद टूटना नहीं देना है। वो जिद बनी रहनी चाहिए आपकी जब तक आप सिलेक्शन ना ले लें। जो हम्म फर्क मैंने देखा है, जो स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं होते हैं और जो सिलेक्ट होते हैं, उन दोनों में फर्क यही है, जिद का। उनका जो हौसला होता है, जुनून होता है, उसमें कमी होती है, जवाब दे देता है एक टाइम से पहले, इसलिए वो हार हम्म मान लेता है। हार नहीं मानना है। अगर आपका टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा है, लगे रहिए आप, खुद से मतलब लड़ते रहिए, खुद से इम्प्रूव करते रहिए। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है। और अगर किसी टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा आ गया, मान लीजिए 150 आ गया, तो ये भी नहीं सोचना है कि मेरा स्कोर बहुत अच्छा आ गया। आपको हम्म। तब तक प्रयास करते रहना है जब तक आप सफल ना हो जाए। करेक्ट। अपना वीक जोन को पहचानिए, वीक जोन क्या है, आपका वीकनेस क्या है, उसको अपना स्ट्रॉन्ग जोन में बदलिए। और किसी हम्म भी दूसरे को देख के ये मत सोचिए उसका क्या इतना ज्यादा क्यों है। आप खुद पे हम्म। फोकस कीजिए, अपना वीकनेस क्या है, उस पर काम करते रहिए। सिलेक्शन एक ना एक दिन जरूर बिल्कुल। होगा। ऑल द बेस्ट। एक नहीं नहीं आशीष जी, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा था। मैंने अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो आपने देखा होगा, राइट? यस सर। तो उसके लिए कोई एक एडवाइस दीजिए मेरे को, मतलब मेरे लिए दीजिए एडवाइस, कि उस पर मेरा क्या कॉन्सेप्ट है, कि मॉक टेस्ट के बारे में अभी भी लोगों में ना बहुत सारा ये है, प्रॉब्लम है, कि मॉक टेस्ट में क्या हो रहा है कि पूरा मार्केट जो है, ये कहीं से क्वेश्चन उठाया, कहीं से चेपा दे दिया, हाँ ये एसएससी का है, ये उठाया रेलवे का उठाया डाल दिया एसएससी में। इस तरह का मार्केट पूरा गर्म है, चारों तरफ आपको मॉक 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 मिल रहा है। तो मैंने ये देखा कि जो बच्चे मॉक देना चाहते हैं उनको एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो मेरा जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली अभी मैंने मॉक के बारे में स्टार्ट किया है, कि जो एसएससी वाले हैं वो सिर्फ एसएससी वाला मॉक दीजिए, और ऑथेंटिक मॉक दीजिए जो एसएससी एग्जाम में आ रहा है, उसी पैटर्न पे आपको मॉक प्रोवाइड किया जाएगा, जो मेरा ऐप है। और ऐसे ही बैंकिंग के लिए अलग से, रेलवे के लिए अलग से। और फिर अब बच्चों को एक मेंटरशिप जो है, एक होता है ना, एक बड़ा भाई होना चाहिए जो बताए, जो आप बता रहे हैं कि आपको कोई नहीं मिला बताने के लिए, तो अगर कोई मिलता, तो अगर कोई मेंटोर करता, तो शायद जो रास्ता बीच में अटका था, 1-2 साल जो गैप हो गया, वो गैप ना हो के आप सीधा इधर ही निकल जाते, अगर कोई एक अच्छा गाइड करने वाला होता तो। लेकिन हुआ क्या, आप भटकते रहे, अपने से ही निकालते रहे रास्ता खुद से। तो वो एक मेंटोर करना लोगों को, ये दो कॉन्सेप्ट है मेरा जो एप्लीकेशन है। इसमें क्या आप कहना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे, कुछ आपके तरफ से कुछ एडवाइस, कुछ सुझाव? नहीं सर, बहुत जरूरी है मेंटर का होना, स्पेशली जो जिस तरह का बैकग्राउंड हम लोग का है, गांव वाले बच्चे जो अभी भी शहर नहीं आ पाते हैं, उनके जी। लिए बहुत जरूरी है मेंटर होना। और आपके जैसा मेंटर होना सर बहुत एक तरह से लकी वाला बात होगा। तो बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। और जहाँ तक रहा सर मॉक टेस्ट का बात, तो मॉक टेस्ट का जो इसमें एक ही बात है कि क्वेश्चंस जो होने चाहिए ना तो ज्यादा अपर लेवल के हों और ना ज्यादा लोअर लेवल के हों, लोअर तो लेवल। एग्जाम एग्जाम रिलेवेंट हो, वो आने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मॉक टेस्ट ऐसे हैं सर जो अपना मतलब बाजार गर्म करने के लिए ऐसा क्वेश्चंस देते हैं
जो मतलब ना कोई प्रीवियस ईयर में रहता है, ना किसी एग्जाम में उसका रिलेशन रहता है, और वो बच्चे देख करके लगता है अरे अगर ये क्वेश्चन मैं बनाऊंगा तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा। उसके लिए उसका फिर कोर्स खरीदते हैं, कोर्स पढ़ने लग जाते हैं, उससे क्या होता है टाइम वेस्ट होता है, एक टाइम बाद पता चलता है अरे वो तो मैंने फालतू का पैसा खर्च किया। तो मतलब मॉक टेस्ट सर ऐसा होना चाहिए जो एग्जाम रिलेवेंट हो, ना उतना ज्यादा टफ हो, क्योंकि एग्जाम में टफ क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं आता। टफ क्वेश्चन का परसेंटेज बहुत ही कम होता है। और अगर आप इजी क्वेश्चन सही से कर पाते हैं तो टाइम बचा तो टफ क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसके लिए जरूरी है कि मतलब वही है सर, मॉक टेस्ट एग्जाम रिलेवेंट होना चाहिए, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बेस होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हो उसी के बेसिस पे थोड़ा सा उससे 10% ऊपर रख सकते हैं लेवल को, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन और सिंपल साफ शब्दों में जो लैंग्वेज है जो अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ भी गया होगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर आपको बुलाएंगे जब 2019 वाले बच्चे पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे, तो उस समय सीएसएस में आप 6 महीना जॉब कर चुके रहेंगे, तो सीएसएस का जो जॉब प्रोफाइल है उससे रिलेटेड जो है इंटरव्यू के लिए हम आपको आमंत्रित करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू वेरी मच।